नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम जो हरियाणा लोक सेवा आयोग वाला पेपर देखा था ना हमने पहले, उसका एक पार्ट देखा था। ये दूसरा पार्ट है उसका। दूसरे पार्ट में कंप्लीट पेपर हो जाएगा आपके लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना। किसी भी स्टेट का आपको पेपर मिलता है तो उसे बारीकी से अच्छे से देखना और सुनना, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं सोचती हूँ कि जितने इससे संबंधित चीज़ें हैं, जो मुझे जानकारी है, कुछ मैं ढूंढ के निकालती हूँ, तो उससे मतलब आप लगता है, मैं सोचती हूँ कि मतलब जो जानकारियाँ आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और आप जैसे सुनते हो कि मतलब कोई सक्सेस है तो उसकी कहानी तो आप सुनते हो बहुत अच्छे से। अगर यूट्यूब से देखोगे तो, या कोई सुना रहा कि ये ऐसे सक्सेस है या ऐसे सक्सेस हुए हैं, एक बार कहानी उनकी भी सुन के देखना जो सक्सेस नहीं हुए हैं, किसी वजह से वो रह गए हैं और मेहनत करी है उन्होंने, ठीक है। अगर उसे सुनोगे तो तब तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी होगा, परेशानी ये हो लगेगा कि हाँ कहीं हम नहीं रह जाएं ऐसा, ठीक है। तो एक बार उनकी कहानी भी मेरे कहने से सुनना। उनकी कहानी आपको ज़्यादा प्रेरित करने के लिए, क्योंकि जो मेहनत करने के बाद भी रह जाते हैं उनकी तो समस्या मतलब इतना बड़ा दुख है कि वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए जो सक्सेस है उन्हें तो सुनोगे ही, लेकिन जो सक्सेस नहीं उन्हें भी सुनना, ठीक है। इसलिए अपना लगातार तपस्या करो, मेहनत करो। एक आपके लिए बात और कहना चाहूँगी कि जैसे अपना कुछ समय हम व्यतीत कर देते हैं, जैसे दोस्तों में कर दो 10-5 मिनट, वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे कहीं शादी है, रिलेशन में या कुछ काम है, तो मतलब कुछ चीज़ें जहाँ तुम जरूरी है वहाँ जाओ, लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ मत जाओ। 1-2 साल अगर तुम नहीं जाते हो ना कहीं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम किसी वजह से रह जाते हो ना, तो पूरा जीवन तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है। और पब्लिक फिर बाद में समझ नहीं सकते कितना बुरी हालत करती है, ठीक है, जो नाकामयाब होता। इसलिए ना एक अच्छे से मैं अब मतलब जो मेरे मतलब माइंड में थी बात, मैंने सोचा कि ये बात ज़रूर बताई जाए कि जो सक्सेस नहीं है उन्हें ज़रूर सुनो, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है? तो ये किसका मतलब काव्य का प्रयोजन जो बताया है, तो ये नीचे जो दे रखा है तो ये किसने मतलब अपने काव्य का प्रयोजन बताया है कि काव्य यश अर्थ कृत्य के लिए, व्यवहार विधि के लिए, शिवेतर क्षेत्र के लिए, सदा परिनिवृत्ते कांता सम्मति उपदेश तू, ठीक है। तो ये किसका है कथन? तो ये लिखा है मम्मट ने, ठीक है। तो ये मम्मट ने कहा है। तो मम्मट का कहना है कि जैसे मम्मट ने काव्य के प्रयोजन 6 माने हैं, तो इन्होंने मतलब माना है कि काव्य जैसे यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, या मतलब परम आनंद की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो इसमें एक पकड़ लेना वर्ड कांता सम्मति उपदेश, ठीक है। तो इन्होंने कहा मतलब कांता सम्मति उपदेश मतलब एक स्त्री की तरह से उपदेश देना, तो वो मतलब एक मधुर भाषा में समझाना, वो होना चाहिए, ठीक है। काव्य का प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब ये होता है कि उद्देश्य, मतलब हर एक लेखक का अपना उद्देश्य रहा अपना कविता करने का, ठीक है। क्योंकि जैसे तुलसीदास जी ने कहा मतलब स्वतः सुखाए है, या लोक मंगल की भावना से उन्होंने मतलब रामचरितमानस की रचना की। इस तरह से प्रत्येक लेखक का अपना है कवि का जो वो करता है, ठीक है, कि उसने क्या क्या मतलब उसका प्रयोजन क्या है करने का, क्या उसका उद्देश्य रहा है उसके पीछे, कि अंदर से प्रेरित है, या मतलब अपनी मतलब स्वतः सुखाय के लिए है, या मतलब यश की प्राप्ति के लिए है, या ठीक है इस तरह से, ठीक है। जैसे बामन कहते हैं, बामन का है मतलब मानना कि यश की प्राप्ति के लिए काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। और भामा मानते हैं, जैसे भामा ने पुरुषार्थ के लिए, कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस तरह से मतलब सबकी कीर्ति के लिए। आगे देखते हैं। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, तो डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? ब्रजवर्ती का। उद्धव शतक किसकी रचना है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रीति काव्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। रीति काव्य को काव्य की आत्मा के रूप में कौन स्वीकार करते हैं? तो वो है बामन। इन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति, विशेषो गुणों आत्मा, ठीक है। तो विशिष्ट पद रचना रीति है, तो इन्होंने ये किसने कहा है? बामन ने कहा है, ठीक। ये जो कही हुई बातें आती है ना, जैसे काव्य के बारे में, रीति के और वक्रोक्ति है, तो ये जो कुछ ही हैं मतलब गिने हुए, मैं कुछ तो डालूंगी जो ये उसके है
एक दो वीडियो में आपको समझा के, अगर आप रट्टा मार के या उसमें से एक एक वर्ड भी पकड़ के पहचान करके भी अगर याद कर लेंगे ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्योंकि पूरी पंक्तियाँ तो ये याद किसी के नहीं होती, तो इसमें से जैसे कुछ कुछ पंक्तियाँ कोई मिला लो कि ये इस लेखक की हैं, तो आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। और कौन, जैसे रीति मतलब कितने प्रकार की रीतियाँ होती हैं अगर पूछे एग्जाम में, तो रीति मुख्यतः वैसे 3 प्रकार की होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अब पूछे गौड़ी रीति में मतलब कौन से गुण? गौड़ी रीति में ना समस्त गुण होते हैं, बहुत सॉरी दोस्तों, वैदर्भी रीति में, गौड़ी रीति में ओज गुण पाया जाता है और पांचाली रीति में माधुर्य गुण पाया जाता है। अरे जैसे अगर पूछ लें कि कुंतक ने कौन सी मतलब रीतियों को माना है, तो कुंतक ने माना है सुकुमार, विचित्र, मध्यम, मतलब ये 3 प्रकार की रीति मानी है। और भामा ने मानी है वैदर्भी और गौड़ी। विश्वनाथ ने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति, मतलब सॉरी दोस्तों, विश्वनाथ ने कहा है पद संघटना रीति। ठीक है, तो अगर ये कथन आ जाए कि पद संघटना रीति किसने कहा है, तो ये विश्वनाथ ने कहा है। ठीक है, और वामन ने तो मतलब 3 ही रीति मानी थी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अब ऐसे भी रीति आ जाए कितनी होती हैं, तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। रीति का मतलब एक तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कोई काम करने का तरीका कि किसके काव्य में कौन सी रीति ज़्यादा पाई जाती है, जैसे मधुरता किसके काव्य में ज़्यादा है, जैसे पांचाली रीति अपनाई तो वो मधुरता हो गई, गौड़ी रीति अपनाई तो ओज गुण हो गया, मतलब जैसे भीरता पूर्वक। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, अर्थर कानर डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं, तो अर्थर कानर डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन से हैं, तो वो हैं गोपाल राम गहमरी। और ये अगर पूछे हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी हैं। और तिलस्मी एरी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है हिंदी में? देवकी नंदन खत्री हैं। ठीक है, और प्रेमचंद के उपन्यास तो हमेशा अच्छे से देख ही लेना, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सब ये किसके हैं? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। और किशोरी लाल का उपन्यास है लमंगलता और हृदयहारिणी, दोनों पूछे गए हैं इनके उपन्यास। आगे देखते हैं। जसहर चरित के रचयिता हैं, तो जसहर चरित किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है जसहर चरित जो रचना है। और स्वयंभू की रचना कौन सी है? पांचोरियों है। और अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। और धनपाल की रचना है भविष्यत का। और अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो कविता प्रभावशाली रचना है, पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो यह विचार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य की परिभाषा दी है, उन्होंने दी है कि तो कविता मनुष्य को हृदय को, मतलब कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। वहीं महादेवी वर्मा जी ने दी है परिभाषा काव्य की कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। ठीक है, वाकई में कभी एक लेखक की कलम में इतनी शक्ति है कि जो मतलब एक क्या कहना चाहिए, हथियार नहीं कर सकता, वो एक कलम कर सकता है। और ये सबसे बड़ी जो कह सकते हो आप ना, जो भारतीय हिंदू युग में जो उस टाइम था उस समय, तो वो सब पत्रिकाओं के और उसके महत्व से हुआ, लेख से ही। ठीक है, एक कलम की ताकत थी वो। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने काव्य की जो वो दी है परिभाषा, क्योंकि ये सब पूछ लेते हैं, तो काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। तो ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आइए रिचर्ड का नहीं है? तो आइए रिचर्ड का कौन सा ग्रंथ नहीं है? पोएटिका। पोएटिका किसका है? अरस्तु का ग्रंथ है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलोसफी ऑफ रिटोरिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? रिचर्ड की रचनाएं। चंदायन रचना कब हुई थी? तो चंदायन की रचना कब हुई थी? ये 1369 ईस्वी में। और किसकी रचना है चंदायन? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ठीक है, और हिंदी सूफी काव्य की पहली रचना कौन सी है? चंदायन ही है। 1503 की ईस्वी की रचना है मृगावती कुतुबन की रचना है जो। ठीक है, और 1370 की रचना है हंसावली असायत की। और 1540 की रचना है पद्मावत जायसी की रचना। आगे देखते हैं।
बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो ये दिया था ग्रेयर्सन ने। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? तो रामदहिन मिश्र की रचना जो है काव्य विमर्श, अगर क्वेश्चन में आ जाए काव्य विमर्श किसकी रचना है तो रामदहिन मिश्र की रचना है। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़े करो, क्योंकि जैसे इसमें तो सन पूछ लिया, आगे पूछे तो काव्य विमर्श किसकी रचना है? काव्यदर्श तो डंडी की रचना है, ठीक है। काव्य विमर्श किसकी रचना है? रामदहिन मिश्र की रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो ये सारी संस्थाएं हैं जो कि नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाएं हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सुधार किए हैं समाज में। तो वह ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ऑप्शन इसमें हमारा खास सही होगा। और ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय का, और प्रार्थना समाज है आत्मा राम पांडु का, और आर्य समाज है दयानंद सरस्वती का। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। रोध रस का स्थायी भाव क्या है? तो रोध रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, ठीक है। सारे रस के स्थायी भाव और वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रत्येक पेपर में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? वो है पांचजन्य, स्वयंभू की रचना है पांचजन्य, ठीक है। और रामायण वाल्मीकि रचना है जो संस्कृत में लिखी हुई है। और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। और महापुराण पुष्पदंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है? तो अयोध्या सिंह हरिओत की कौन सी रचना है? यह है पद प्रसून, पद प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही उपन्यास, प्रेम पचीसी। ये किसकी रचना है? ये सब किसकी रचना है? सॉरी दोस्तों, प्रेम पचीसी तो ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। और ये देव सभा जो रचना है ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। आगे देखते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी हमें बताना, जो अलवार संत थे। तो इनकी संख्या थी 12, ठीक है। अलवार भक्त कितने थे? 12 थे। और 12 भक्तों में से इसमें एक महिला थी जिनका नाम था अंधाल या गोदा, ठीक है। और इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुबदियो, आगे कौन हवाल, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं बिहारी जी की। और इन पंक्तियों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। क्योंकि अगर जैसे ये रीतिकाल की पंक्तियाँ दे के पूछ लिया कि कौन सी भाषा है, अगर रीतिकाल की किसी कवि की पंक्तियाँ दे के पूछा जाए तो उसकी भाषा ब्रज भाषा होगी, कि रीतिकाल का मतलब रीतिकाल में ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, ठीक। निम्नलिखित आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं? तो मार्क्सवादी परीक्षा समीक्षा के पक्षधर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन से नहीं है? नहीं और सही हमेशा टिक करके अच्छे से पढ़ना एग्जाम में, ठीक है। एकदम से देखा कि अच्छा कौन से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो 3 तो दे रखे हैं। एक अरे यहाँ शिवदान सिंह चौहान को अच्छे से दे, अरे रामविलास सिंह सर लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इससे ना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो सही और नहीं अच्छे से देखना क्वेश्चन। तो इसमें मार्क्सवादी पक्षधर कौन से नहीं है? वो हैं भगीरथ मिश्र, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा। ये कैसे हैं? ये सब मतलब मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षक हैं। अगर पूछे स्वच्छंदवादी आलोचक कौन है, तो वो है नंदुलारे वाजपेयी, और नामवर सिंह भी मार्क्सवादी आलोचकों में ही आते हैं। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास वध किस रचना की प्रमुख घटना है? तो ये पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। कैमास वध जो है वो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं, ठीक है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। और किस नाम से? आल्लाखंड नाम से। और कुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना। आगे देखते हैं। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले जो है ओस्कोली ने सुझाया था।
तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो कछुआ धर्म किसका निबंध है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध है। मोरिस मोही कुंठाव और कछुआ धर्म किसके निबंध है? चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंध है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है संपत्ति शास्त्र उपन्यास रहस्य। बाल मुकुंद गुप्त का मतलब निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। और माधव प्रसाद मिश्र का निबंध है रामलीला और धृति और क्षमा। आगे देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो वो हुआ 1983 ईस्वी में। इश्कनामा किसका काव्य है? तो इश्कनामा किसकी रचना है? ये बोधा की रचना है। देखो ऑप्शन में बोधा और घनानंद दोनों दिए, और घनानंद की रचना कौन सी है? इश्कलता है। ठीक। और बोधा की रचना है इश्कनामा और विरहवारिस। और इश्कलता कोक साकार ये सारी किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। भूषण की रचना कौन सी है? शिवराज भूषण है, जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। केशवदास की रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ठीक है, ये सब किसकी? केशवदास की रचना है। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम को मतलब अवरोही क्रम, ठीक है, इसमें अवरोही क्रम मांगा है इन्होंने। अवरोही का मतलब होता है उल्टा क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब सीधा क्रम। तो अब सीधा अगर पता होगा तो उल्टा भी आप आसानी से टिक कर लोगे, ठीक है। तो इसमें ये है सांध्या गीत, निर्जा, रश्मि, और तो सीधा याद होगा निहा, रश्मि, निर्जा और सांध्या गीत, इस तरह से है ये। तो ये किस में संकलित है? ये महादेवी वर्मा की रचना है और यामा में संकलित है ये इनकी रचनाएं। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। और ब्राह्मण अपभ्रंश से हुई है सिंधी की। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी की। और मागधी अपभ्रंश से हुई है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। हरिचंद मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो हरिचंद मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1873 ईस्वी। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? हरिचंद मैगजीन का बदलकर हरिचंद चंद्रिका नाम। और ये पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिचंद की पत्रिका है। कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाय ए ओए खाए बोराए जग इही पाए बहराए, ठीक है। ये किस मतलब इसमें कौन सा शब्द अलंकार है? अलंकार कितने होते हैं? 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार में कौन सा है? यमक अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये कौन से होते हैं? शब्द अलंकार होते हैं, ठीक है। अब यमक की अगर मान लो परिभाषा पूछने लगे तो यमक की परिभाषा होती है कि मतलब शब्द तो मतलब कोई एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो। मतलब जैसे कनक सोना, कनक धतूरा, 2 बार कनक कनक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इस तरह से, ठीक है। तो प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होगा। अगर वक्रोक्ति में पूछे कि वक्रोक्ति का मतलब क्या परिभाषा है, तो जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कही गई बात का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ लगा ले तो वो कौन सी हो जाएगी? वक्रोक्ति अलंकार। और जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। और श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। संस्कृत जो प्राचीन आर्य भाषा है, ठीक है। भाषाओं को 3 काल मतलब आभास उसमें बांटा गया है कालखंडों में, जैसे है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इस तरह से बांटा गया है। तो प्राचीन में तो वो वैदिक और लौकिक संस्कृत आ गई, और मध्य में आ गई पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और आधुनिक भाषा में वो 1000 ईस्वी के आसपास से मतलब जो भाषा है वो खड़ी बोली की मान लो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी नहीं है? तावान। तावान किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये किसकी है? मतलब ये कहानी संग्रह है, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के। निम्नलिखित कहानियों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संकलित हैं? तो किसकी कहानी है जो कुछ इंस्टॉलमेंट में संकलित हैं? अगर ये ना पूछे तो पूछ ले इंस्टॉलमेंट किसका कहानी संग्रह है? तो ये भगवती चरण वर्मा का है, ठीक।
अगर निराला का पूछे तो निराला की जो है एक तो पूछा जाता है निराला की कहानी कि शकुल की बीवी या चतुरी चमार किसकी रचना है, ये निराला की रचना है। आगे देखते हैं। और भगवती प्रसाद वाजपेयी का पूछा जाता है कि हिल्लोर, हिल्लोर किसकी कहानी है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौन सी नहीं है, तो इसमें बंगेली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली ये किसकी हैं, ये पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी का एक नाम क्या है, कोरबी नहीं, हरियाणी का बांगरू है, और कोरबी का एक नाम क्या है, खड़ी बोली। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ, तो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास कौन सा है, अनूठी बेगम, और कब प्रकाशित हुआ, 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये। आगे देखते हैं। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए, तो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नियुक्त हुए, क्योंकि 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, और 1920 के बाद जो रहे थे देवीदास शुक्ल रहे थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ था, 1900 से हुआ था। और पहले थे वे श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की, तो दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखी ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये देवसेन ने की है। और देवसेन की एक रचना है सिरवाकाचार, ठीक है, जैन कवि है ना ये देवसेन, तो इनकी एक रचना है। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, सिरवाकाचार, देवसेन की रचना है। और आशुक कवि की रचना है चंदनवाला रास। शालीवास सूरी की रचना है बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। और जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। संत काव्य में कभी नहीं हुआ वर्ण व्यवस्था का समर्थन, क्योंकि वे तो जाति पाति व्यवस्था सब मतलब एक समान मानते थे, कुछ ही में भेदभाव नहीं था। इसमें जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, वो भी सही है। बाह्य आडंबरों का खंडन भी है, गुरु की महत्ता का वर्णन भी है संत काव्य। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो भाषा और समाज ग्रंथ किसका है, ये रामविलास शर्मा का है। और रामचंद्र शुक्ल का रचना है रस मीमांसा काव्य में रहस्यवाद। और ग्रेयर्सन ने लिखी है एक मतलब इनकी रचना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो पूछी गई है। और श्याम सुंदर दास की साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। भाट भाषा किसे कहते हैं, तो भाट भाषा किसे कहते हैं, तो भाट भाषा कहते हैं डिंगल भाषा को, भाट भाषा। और रासो काव्य की भाषा क्या आती, मतलब भाट भाषा, या चारण साहित्य की भाषा क्या आती, भाट भाषा। और मतलब डिंगल भाषा, ठीक है। और डिंगल भाषा मतलब किससे मिलकर बनती है अगर पूछे, तो डिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर क्या बनती है, डिंगल। और अपभ्रंश और ब्रज से मिलकर बनती है पिंगल भाषा। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है, मैथिली शरण गुप्त जी का। साकेत रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामायण किसकी रचना है, ये वाल्मीकि जी की रचना है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, तो संदेश रासक पहले तो ये पूछा किसकी रचना है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बचने हैं संदेश रासक से, पहले भी और अब भी आ चुका है। तो संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, ये मतलब दूत काव्य है। और धर्मेतर रास ग्रंथ भी है, अगर आए कि धर्मेतर मतलब धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है संदेश रासक। इसमें वियोगनी है, मेरे ध्यान से उत्तर है, एक वियोगनी है, उनकी विरह का वर्णन है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस कवि ने कहा है, तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, श्रृंगार काल रीतिकाल को। आदिकाल के नामकरण और रीतिकाल के नामकरण अच्छे से देख लेना, क्योंकि जैसे अब ये पूछे ना तो ऐसे ही पूछते रहते हैं। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया, तो धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। और ये रामचरित उपाध्याय जो है ये द्विवेदी युग के कवि, अगर सूक्तिकार के रूप में पूछे जाए तो सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो रामचरित उपाध्याय है द्विवेदी युग के जो हैं।
साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी को तो सभी बता देंगे, सूरदास जी की रचना है। सूरसागर साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। और अगर पूछे दृष्टिकूट पद सूरदास की किस रचना में है? तो साहित्य लहरी में है। और अपनी वंश परंपरा का इन्होंने वर्णन जो किया है वो साहित्य लहरी में मिलता है सूरदास जी ने। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है, तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली है। और अगर जैन धर्म की भाषा पूछे तो कौन सी होगी? प्राकृत है। आगे देखते हैं। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो वह है रुद्र संप्रदाय। अब देखो ये सारे संप्रदाय अच्छे से देख लेना। रुद्र ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैतवाद है, द्वैतवाद, ठीक है, सारे अच्छे से देख लेना। इससे एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, तो उन्हें तो हमेशा सबसे पहले तैयार करो, बाकी आगे तैयार करो। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देखने से क्या अनुमान लगता कि जैसे तार सप्तक से, अष्टछाप से, संप्रदाय से, और ये वो एक और मैं भूल रही हूँ, तो इनसे 3-4 चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है। अरे एक जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, ये आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के सारे नाटक पूछे आते हैं एग्जाम में, जैसे आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, और एक इनका और है मैं भूल रही हूँ, तो ये इनके नाटक पूछे आते हैं सारे। अंधा कुआं किसका नाटक है? अंधा कुआं नाटक है ये लक्ष्मी नारायण लाल का। और डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर का। कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। आगे देखते हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? तो साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 2, पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश। आगे देखते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और बाद पुस्तक के लेखक हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास बाद सिद्धांत के लेखक कौन है? वो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर नागेंद्र का पूछा आस्था के चरण किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र के। आगे देखते हैं। नासी के 2 पाख्यान के रचयिता हैं, तो नासी के 2 पाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र हैं। और सदल मिश्र की जो नासी के 2 पाख्यान है, अगर आ जाए कि चंद्रावती किसकी रचना है, तो नासी के 2 पाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावती भी है। या पूछ ले नासी के 2 पाख्यान का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती है। और सदल मिश्र और लल्लूलाल ये ऐसे थे 2 लेखक, मतलब जो भाषा मुंशी थे, खड़ी बोली के जो रखे गए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो भाषा मुंशी के रूप में जाने जाते, सदल मिश्र और लल्लूलाल। और खड़ी बोली में तो इन चारों का ही महत्वपूर्ण योगदान है, सदा सुखलाल का, इंसाल्लाह खां का। इंसाल्लाह खां की रचना है मतलब रानी की केतकी की कहानी, और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। और सदा सुखलाल की रचना कौन सी है? सुख सागर। लल्लूलाल की प्रेम सागर है। ठीक, इस तरह से ये सारे इनसे क्वेश्चन पूछे आते हैं और पूछने भी चाहिए, क्योंकि खड़ी बोली के जो मतलब इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। और हमेशा ये ज़रूर देखना कि जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास में रही है उनसे क्वेश्चन हमेशा बनने हैं। ठीक है, आज के अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के अपना आधुनिक काल के हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय का एक आध पेपर है मेरे पास, जो भी मतलब मुझे मिलता है कहीं से, तो मैं कोशिश करूँगी कि एग्जाम पेपर दिखाऊँ तुम्हें कि क्या चीज़ें बार बार आती हैं, और कितना मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और मिले आपको। ठीक है, और अपना लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस और प्रयास मतलब करते रहो। जो मतलब कहते हैं नहीं, तो जो गिरना जानता है ना, गिर के उठना जानता है, सफल वही होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। तो अगर तुम सफल हो, ये नहीं कि हम सफल नहीं होंगे अगर इस बार रह गए, तो ऐसा नहीं है। और कुछ तो मतलब पहले प्रयास में ही हो जाते हैं, तो अपने मन में कभी भी मतलब हीन भावना मत लाओ, अच्छे से तैयारी करो। और अब ये भी कभी मत सोचना कि वो हमसे होशियार है, कोई होशियार नहीं होता, बस अपने को होशियार समझो, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और अच्छे से तैयारी करो। ठीक, थैंक यू दोस्तों, मैं वीडियो देखने के लिए।